आइए हम लोग अब इस पर के प्रश्न अभ्यास पर चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों, पाठ से है कि महादेवी वर्मा को अपना निश्चय क्यों बदलना पड़ा। प्रश्न है, महादेवी वर्मा को अपना निश्चय क्यों बदलना पड़ा। तो महादेवी वर्मा पहले यह निश्चय कर चुकी थी कि वह हिरन नहीं पालेंगी, क्योंकि उन्होंने पहले सोना जो हिरन शावक था उसको वह पाली थी। बहुत ही सुंदर उसके रूप लावण्य, रूप सौंदर्य को देखकर मुग्ध रहती थी। बहुत ही प्यार दुलार से उसका लालन पालन किया था, लेकिन मनुष्य के क्रूर समाज के कारण उसका अंत हुआ, दुखद अंत हुआ। यह घटना महादेवी वर्मा के मानस पटल पर काफ़ी कष्ट देता है और इसलिए वह निश्चय कर ली थी कि वह अब हिरन नहीं पालेंगे। लेकिन सुस्मिता वसु ने जब उन्हें पत्र लिखा कि मेरे पास एक हिरन है, अब वह बड़ा हो चुका है, क्योंकि वह जंगल परिवेश का है और उसका शरीर भी विकसित हो चुका है, अब मेरे यहाँ वह रहने की स्थिति में नहीं है। उसे जितना विस्तृत स्थान चाहिए, फैल जगह चाहिए, उतना मेरे पास जगह नहीं है। इसलिए और मैं दूसरे को देना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि दूसरे जगह इसको प्यार दुलार नहीं मिलेगा, सुरक्षा नहीं मिलेगा। और मैं यह जानती हूँ कि आपके यहाँ इसे सुरक्षा मिलेगा, क्योंकि आपने पशु पक्षियों का एक परिवार बनाए हैं, उनका पालन पोषण बहुत ही प्रेम और स्नेह से करती हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि मेरे पास जो हिरन हैं आप उसे रख लीजिए। तब लेखिका सोचती है कि यदि मैं उसे न रखी तो उसका निस्संदेह ही फिर दुखद अंत होगा। तो समाज में, मानव समाज में जो व्याप्त मनोरंजन का जो एक कुचेष्टा है, जहाँ पर पशु पक्षियों की जान लेकर ही कौतुक प्रियता, मनोरंजन प्रियता समझ में आती है मनुष्य को, तो ऐसे निष्ठुर समाज से बचाने के लिए और उस हिरन को सुरक्षित रखने के लिए लेखिका यह निश्चय कर लेती है कि मैं पुनः हिरन पालूंगी। दूसरा प्रश्न है, सोना के दिन भर के कार्यकलाप को अपनी भाषा में लिखें। सोना जो हिरन शावक है वह दिन भर क्या करती थी, तो आप इसे अपने भाषा में लिखना है। चलिए मैं आपको कुछ हिंट्स करता हूँ, कुछ संकेत करता हूँ। आप इसे इस तरह लिखेंगे कि सोना सुबह में ही महादेवी वर्मा के कमरे से बाहर निकल जाती है और हल्का फुल्का खा पी कर वह मैदान में चौकी धरी है। कभी बच्चों के साथ खेलती है, बच्चों की पंक्तियों से शांति लगाती है, छात्रा से वर्ग करती है, हर वर्ग में हर बात के कमरे में जाकर घूमती है, उसे स्नेह मिलता है उसके पास जाती है। कभी वह शांत भी बैठती है, कभी घूमती रहती है। लेखिका कभी खड़ा रहती है, तो हिरन शावक उनके ऊपर से क्या करती है कि वह छलांग लगाती है। तो इस तरह से यह उसकी दिनचर्या है।
इस तरह से लेखिका सोना के बारे में पाठ में उसके कार्यकलाप को लिखा है। तो आप इन क्रियाकलापों को अपनी भाषा में इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे। अगला प्रश्न है कि सोना को छोटे बच्चे क्यों अच्छे लगते थे? तो सोना को छोटे बच्चे इसलिए अच्छे लगते थे कि बच्चों के पास अधिक समय होता था सोना से खेलने का। सोना से खेलने के लिए बच्चे लालायित रहते थे, बच्चे इसके पास आते थे, सोना इनके साथ खेलती थी, ज़्यादातर समय वह बच्चों के साथ ही रहती थी, बच्चे उससे प्यार करते थे, स्नेह करते थे, सोना भी उन बच्चों के साथ खेलती थी, उसे यह अच्छा लगता था। इसलिए छोटे बच्चे सोना को अच्छा लगते थे क्योंकि छोटे बच्चों के पास ज़्यादा समय होता था, छोटे बच्चे फ्री रहते थे और सोना के साथ खेलने के लिए उनके पास समय होता था और ज़्यादातर बच्चे सोना के पास ही समय बिताते थे, इसलिए सोना को छोटे बच्चे पसंद थे। चौथा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। बच्चों, यह पाठ केवल सोना की कथा ही नहीं है, बल्कि यह पाठ दर्शन का भी, चिंतन का भी, विचार करने का भी अवसर देती है। यह कथा में कई ऐसे स्थल हैं जहाँ पर लेखिका ऐसे सवाल उठाती है, ऐसे प्रश्न करती है मानव समाज से, जो हमें सोचने का, विचारने का एक अच्छा अवसर देता है। लेखिका एक जगह लिखती है कि जब मृत्यु इतनी अपवित्र और असुंदर है, तब उसे बांटते घूमना क्यों अपवित्र और असुंदर कार्य नहीं है। इसका भाव स्पष्ट करना है। लेखिका दुखी होती है जब मनुष्य अपना मनोरंजन के लिए, अपनी क्रीड़ा के लिए सुंदर सुंदर पशु पक्षियों की जान ले लेता है। आकाश में उड़ते रंग बिरंगे पक्षियों, उनकी मधुर आवाज़ों को सुनकर मनुष्य खुश नहीं होता है, बल्कि उन्हें अपना निशाना बनाकर, उन्हें धरती पर गिराकर, उन्हें लहू लुहान कर, उन्हें क्षत विक्षत कर, रक्त स्नात से लुंठित पशुओं का शव ही उसे खुशी देता है। तो लेखिका सवाल उठाती है कि जब प्रिय से प्रिय व्यक्ति की मौत होती है, तो लोग ज़्यादा देर तक उनका शव नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि वह मृत्यु को अपवित्र मानते हैं, उनके शव को अपवित्र मानते हैं, अस्पृश्य मानते हैं, इसे छूना नहीं चाहते हैं, छूने के योग्य नहीं समझते हैं। तो जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो बहुत जल्दी उसे घर से दूर स्मशान घाट पर, कब्रगाह में उनका शव का निपटान किया जाता है, संस्कार किया जाता है, उनके शव को अस्पृश्य समझा जाता है। ऐसा इसलिए कि मनुष्य उसे अपवित्र मानता है, असुंदर मानता है। तो जब मनुष्य मृत्यु को असुंदर और अपवित्र मानता है, तो फिर पशु पक्षियों के शव को क्यों बांटते फिरता है, क्यों उन्हें मारता है, उनके मांसों को खाता है, क्यों खाता है? तो ऐसा विचार करिए कि लेखिका यह सवाल खड़ा करती है कि हे मनुष्य, तुम विचार करो। एक तरफ तो मनुष्य के शव को, मनुष्य के मृत्यु को अपवित्र और असुंदर मानते हो, और दूसरे तरफ पशु पक्षियों के मृत्यु को मनोरंजन का साधन मानते हो। मांस को, उनके शव को तुम खाते फिरते हो, बांटते
करते हो, ऐसा क्यों करते हो तुम? तो कवित्री इन पंक्तियों में यह स्पष्ट करना चाहती है कि मनुष्य को विचार करना चाहिए कि पशु पक्षियों को वह न मारे, क्योंकि पशु पक्षियों से सुंदर इस धरती पर कोई प्राणी नहीं है। अगला प्रश्न में जो भाव स्पष्ट करने का ही है, उसमें कवित्री कहती है कि पशु मनुष्य के निश्चल स्नेह से परिचित रहते हैं, उसकी ऊंची नीची सामाजिक स्थितियों से नहीं। देखो बच्चों, यह पाठ है कई स्थलों पर हमें कुछ अच्छा विचार सिखाती है, कई अवसरों पर इसमें अच्छी बातें हैं, चिंतन योग्य बातें हैं, मनन करने वाली बातें हैं। एक स्थान पर लेखिका लिखती है कि पशु मनुष्य के निश्चल स्नेह से परिचित रहते हैं, उसकी ऊंची नीची सामाजिक स्थितियों से नहीं। सही बात है, मनुष्य केवल स्नेह पहचानता है, केवल प्रेम पहचानता है। जो उससे स्नेह करता है, प्रेम करता है, प्यार और दुलार करता है, उससे पशु पक्षी घुल मिल जाते हैं, उसे पशु पक्षी अपना मानते हैं। उनके नजर में सामाजिक भेदभाव का कोई भावना नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि पशु पक्षी जाति पाति देखकर उससे अपना व्यवहार करते हैं, अपना व्यवहार बदलते हैं, ऐसी बात नहीं है। उनके दृष्टि में केवल और केवल प्रेम और स्नेह की ही समझ होती है। उनके दृष्टि में कोई जाति पाति सामाजिक स्थिति का बोध नहीं होता है। वह सामाजिक स्थिति पर, जाति पाति ऊंच नीच के आधार पर किसी से न तो पशु पक्षी प्रेम करते हैं और न नफरत करते हैं, न अलग रहते हैं, न घुलते मिलते हैं। तो इन पंक्तियों से लेखिका यह स्पष्ट करना चाहती है कि जब मूक बेजान निरीह पशु पक्षी के पास सामाजिक स्थिति की भावना नहीं है, ऊंच नीच जाति पाति अमीरी गरीबी की भावना नहीं है, तो मनुष्य तो बुद्धिमान है। उन लोग तो पशु पक्षी बेजुबान है, अनपढ़ है, लेकिन मनुष्य तो पढ़ा लिखा है। इसे तो और भी पशु पक्षियों से बेहतर व्यवहार करना चाहिए। मनुष्य को पशु पक्षियों से सीख लेनी चाहिए और उसे भी भेदभाव का व्यवहार किसी के साथ नहीं करना चाहिए। तो इन पंक्तियों का भाव यही सब है। अगला प्रश्न है, पाठ से आगे के संदर्भ में, सोना के सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। सोना का वर्णन आपको अपने शब्दों में करना है, मतलब कि आपको सोना के चित्र को शब्दों के माध्यम से बनाना है ना मजेदार बात। आप सोना के चित्र तो बनाए ही, लेकिन इसमें जो चित्र है वो रेखा से बना हुआ है, लेकिन यह सोना का चित्र आपको कैसे बनाना है? शब्दों के माध्यम से बनाना है। यानी कि सोना के सौंदर्य का वर्णन आपको अपनी भाषा में, अपने शब्दों में करना है। क्या लिखेंगे आप? तो सहज है, सोना सुंदर थी, उसका शरीर रेशम के लच्छे के समान सुंदर था, है ना। उसका रंग सुनहला था, सुनहरा था, स्वर्ण जैसा था। उसके टांग लंबे थे, टांगे उसकी पतली और सुडौल थी, उसकी आंखें पानीदार थीं। लगता था कि करुणा का चित्र भरा बसा हुआ है। उसके आंखों के आगे कज्जल कोर थे। वह चंपा के फूल के जैसी सुंदर थी। लोग उसकी सुंदरता पर मुग्ध होकर कोई उसे सोना कहता, कोई स्वर्ण रेखा कहता। तो बच्चों, इस तरह से सोना के बारे में आप लिख सकते हैं। सोना लंबी लंबी छलांग लगाती थी, मैदान में चौकड़ी भरती थी। सोना बच्चों से खेलना उसे बहुत पसंद था। कोई भी देखता
तो उस पर मोहित हो जाता, उसके रूप सौंदर्य को देखकर उसे अच्छा लगता। तो इस तरह से सोना के सौंदर्य का वर्णन आप कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों कि पशु पक्षियों की सुरक्षा के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे। पशु पक्षियों की सुरक्षा के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे। तो पशु पक्षियों की सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि पशु पक्षियों के शिकार करने पर पूरी तरह से जो पाबंदी लगाई है, कानून बना है, उस कानून का पालन हो। कड़ाई से वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित जो कानून है उसे पालन होना चाहिए। जहां कहीं भी इस तरह की कोई घटना हो, उस घटना को रोकने के लिए उस घटना की सूचना प्रशासन को, थाना को, वन संसाधन वन विभाग को मिलना चाहिए। तो हम कानूनों का सहारा लेकर, जो भारत में बने हुए हैं, उसका सहारा लेकर पशु पक्षियों की रक्षा किया जा सकता है। दूसरा है कि पशु पक्षियों का पालन पोषण करना चाहिए। कुछ ऐसे भी परिवार हैं जो पशु पक्षियों को पालते पोसते हैं। कुछ ऐसे भी परिवार हैं जो शौक में तो पाल पोस लेते हैं और बाद में उनका कोई ध्यान नहीं रखते हैं। तो ऐसा नहीं हो। पशु पक्षियों का ध्यान सही तरीके से रखना जरूरी है। उन्हें समय पर भोजन, उनके समय पर स्नान करने की, नहाने धोने की, क्रीड़ा करने का अवसर देना चाहिए। तो पशु पक्षियों का ख्याल रखकर हम उन्हें सुरक्षित रख सकते हैं। पशु पक्षियों को समय समय पर पौष्टिक भोजन, समय समय पर इलाज अगर जरूरी हो तो उन्हें चिकित्सा की सुविधा भी देनी चाहिए। बीमार पड़ने पर सुई दवा उन्हें देना चाहिए। तो इस तरह से हमें पशु पक्षियों का देखभाल जरूरी है और हम इन्हीं व्यवहारों से पशु पक्षियों को सुरक्षित रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ में के अंत में कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो आपको चिंतन करने का अवसर देते हैं। आप नए तरीके से सोच सकते हैं। तो कुछ इस तरह के ही प्रश्न हैं। पहला प्रश्न भाग है कि हिरण के 3-4 दिन के बच्चे को लेखिका के पास न लाया जाता तो क्या होता। क्या होता यदि हिरण के 3-4 दिन के बच्चे को लेखिका के पास न लाया जाता। सोना को 3-4 दिन तक नहीं लाया जाता तो क्या होता। तो ऐसा हो सकता था कि चूंकि सोना शैशवावस्था में थी, वह उसे दूध पीना भी नहीं आता था, उसके मुंह में बोतल का निपल भी नहीं घुसता था। तो अगर उसे लेखिका के पास नहीं लाया जाता तो जिस परिवार के पास वो पहले से थी सोना, वहां पर उसका सही तरीके से देखभाल नहीं हो रहा था। तो यदि लेखिका के पास सोना को 3-4 दिन तक नहीं लाया जाता तो ऐसी बड़ी संभावना है कि सोना मर जाती, सोना का अंत हो जाता, सोना का दुखद अंत हो जाता। अगला है, क्या होता यदि हेमंत, बसंत और फ्लोरा सोना से दोस्ती न करते। हेमंत, बसंत और फ्लोरा सोना से दोस्ती न करते तो क्या होता। यह होता कि सोना का जो स्वभाव है खेलने कूदने उछलने का, तो अगर हेमंत और बसंत और फ्लोरा में उसकी दोस्ती नहीं होती तो वह पशु पक्षियों के साथ भी घुलती मिलती नहीं। जो ऐसा कहा जाता है कि हिरण जो है, जो कि जंगली पशु है, वह पालतू पशुओं से भिन्न रहती है। लेकिन यहाँ यह बात नहीं है। हेमंत, बसंत और फ्लोरा जो पालतू
पशु थे उनके साथ हिरन, शावक, सोना, घुल मिल जाती है। तो अगर दोस्ती न करते तो ऐसा लगता कि जंगली पशु को पालतू नहीं बनाया जा सकता है। जंगली पशु पालतू पशुओं के समान व्यवहार नहीं करते हैं, घुलते मिलते नहीं हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वह फ्लोरा और हेमंत वसंत से घुल मिल जाती है और पूरी तरह से यह पालतू पशु बन जाती है। अगला प्रश्न है कि लेखिका बद्रीनाथ की यात्रा पर न जाती। यदि लेखिका बद्रीनाथ की यात्रा पर न जाती तो क्या होता? यदि लेखिका बद्रीनाथ की यात्रा पर नहीं जाती तो सोना का काल्पनिक अंत नहीं होता, सोना का दुखद मौत नहीं होती, सोना आज जीवित रहती। तो ऐसा हो सकता है। बच्चों, इस पाठ में व्याकरण के भी कई हिस्से हैं। आपको व्याकरण अलग से पढ़ाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि जो आपके लिए पढ़ने के लिए पाठ निर्धारित होता है उस पाठ में ही व्याकरण के कई हिस्से होते हैं। व्याकरण के जो प्रकार हैं, व्याकरण के जो अंग हैं, जो हिस्से हैं, उनके बारे में इस पाठ में जानकारी मिलती है। तो बच्चों, यह पाठ जो है व्याकरणिक के दृष्टिकोण से काफी अच्छा पाठ है, उपयोगी पाठ है। इसमें कई प्रकार के व्याकरण के अंग देखने को मिलते हैं। इस पाठ में दो प्रकार के शब्द आपको कई स्थलों पर मिलेंगे। वे शब्द हैं अनुनासिक और अनुस्वार। अनुनासिक और अनुस्वार, ये दो प्रकार के शब्द आपको कई वाक्यों में मिलेंगे। तो आपको उन शब्दों को नोट कर लेना है। तो पहले ये समझना होगा कि अनुस्वार क्या है। अनुस्वार हो या अनुनासिक हो, दोनों का उच्चारण जो होता है वो नाक से होता है, लेकिन वहां भी उच्चारण में भिन्नता है। जो अनुस्वार होते हैं वह व्यंजन होते हैं। जैसे क वर्ग का अनुस्वार अंग है, च वर्ग का अनुस्वार या है, ट वर्ग का अनुस्वार न है, त वर्ग का अनुस्वार न है, प वर्ग का अनुस्वार म है। तो ऐसे अनुस्वार का शब्द आपको ढूंढना है। इन अनुस्वारों को हम पंचम अक्षर, जो पंचमाक्षर होता है, जो पांचवा अक्षर होता है, उसके साथ भी लिखते हैं। लेकिन अब पंचमाक्षर के साथ लिखने का प्रचलन धीरे धीरे कम हो रहा है। उनके स्थान पर उस शब्द के ऊपर हम बिंदु लगाते हैं। तो ऐसे शब्द जिसमें बिंदु अर्थात अनुस्वार अर्थात व्यंजन का प्रयोग हुआ है, ऐसे शब्दों को आपको इस पाठ से चुनना है। और दूसरा है अनुनासिक। अनुनासिक स्वर है। अनुनासिक क्या है? स्वर है। इसकी पहचान है कि यह शब्दों के ऊपर चंद्र बिंदु होता है। तो दो प्रकार के शब्द इसमें हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके ऊपर बिंदु है, वह क्या है? वह अनुस्वार हैं। और ऐसे शब्द जिनके ऊपर चंद्र बिंदु हैं, वह क्या है? वह अनुनासिक हैं। तो अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों को आपको पहचानना है। तो आइए हम लोग पहचानते हैं कुछ शब्द को जो अनुस्वार के शब्द हैं और अनुनासिक के शब्द हैं। देखिए, यह जो है बच्चों अनुनासिक है। ये शब्द क्या है?
अनुनासिक हैं। और ये शब्द क्या है बच्चों? अनुस्वार हैं। तो अनुनासिक में क्या लिखा है? मुंह। म के ऊपर क्या है? अख। आ के ऊपर क्या है? चंद्र बिंदु है। तो यह क्या है? अनुनासिक है। टांग है ना। और क्या है? यहां। और क्या है? पालूंगी, भांति। और भी कई शब्द हो सकते हैं। रंगली, बांटना। ऐसे शब्द जो हैं वो क्या हैं? अनुनासिक हैं। अनुनासिक हैं। यह अनुनासिक शब्द का पहचान क्या है बच्चों? यह अनुनासिक शब्द हैं। यह चंद्र बिंदु वाले शब्द हैं। यह क्या है? यह है स्वर वर्ण है। स्वर का गुण इसमें होता है। यह है अनुनासिक। अगला है अनुस्वार। तो अनुस्वार क्या है बच्चों? यह है, इसमें पंचमाक्षर अंग, या, ण, न, म इसका प्रयोग होता है। जैसे रंग है। रंग दो तरह से लिखा जा सकता है। रंग ऐसे भी लिखा जाएगा जिसमें अंग का प्रयोग हुआ है। अगर अंग का प्रयोग नहीं हम करते हैं तो र के ऊपर बिंदु देंगे। ऐसा भी प्रचलन है। तो यह कौन है? यह है अनुस्वार का शब्द। फिर है लंबा। तो लंबा को ल म संयुक्त बा। तो म का प्रयोग जो पंचमाक्षर है उसका प्रयोग न होकर के बिंदु का भी प्रयोग कर सकते हैं। लंबा। बंदूक। तो बंदूक में द का पंचमाक्षर न होगा तो न का भी प्रयोग, आधा न का प्रयोग कर सकते हैं, हलंत न का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन उसके स्थान पर प्रचलन केवल बिंदु का हो रहा है। इसी तरह से वंशी, भंग, ग का पंचमाक्षर अंग। तो भंग ऐसे भी अंग की सहायता से लिखा जा सकते हैं। उसी तरह से संगीत अंग भी है। तो यह अनुस्वार के शब्द हैं। तो आप अनुनासिक और अनुस्वार के शब्दों से आप परिचित हैं। इसके और भी होगा। पंजा, मनोरंजन, जल तरंग, संभव, परंतु ऐसे शब्द जो हैं वो अनुस्वार के शब्द हैं। तो आप अनुनासिक और अनुस्वार दो प्रकार के शब्दों से आप परिचित हुए हैं। आप इसका अभ्यास अवश्य करेंगे। आगे के पाठ में आगे का प्रश्न है जो व्याकरण से ही संबंधित है। इन वाक्यों में कारक चिन्ह को पहचानना है। कारक चिन्ह पहचानना है। इसमें पहला वाक्य है बच्चों, कारक क्या है? तो कारक है कि जो जिसके माध्यम से, जिसकी सहायता से, जिससे कर्ता या कर्म का क्रिया से संबंध जाना जाता है वह कारक कहलाता है। कारक क्या है? कारक यह वह माध्यम है जिसकी सहायता से कर्ता या कर्म का संबंध, कर्ता या सर्वनाम का संबंध क्रिया से जाना जाता है। तो कर्ता या सर्वनाम का संबंध, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ जिसके माध्यम से जाना जाता है उसे कहते हैं कारक। स्पष्ट है बच्चों कि संज्ञा
या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध जिसकी सहायता से जाना जाता है वह क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। तो कारक के 8 भेद हैं। उन 8 भेदों को पहचानने के लिए आपके पाठ्य पुस्तक में एक वाक्य दिया हुआ है और प्रत्येक वाक्य में कारक का एक चिन्ह है। उन कारक के चिन्ह को आपको पहचानना है। तो कारक क्या है? कारक है कि संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ जब जिसके माध्यम से जाना जाता है वह कारक है। तो यहां पहला वाक्य है बच्चों, देखिए पहला क वाक्य है, मैंने निश्चय किया कि अब हिरन नहीं पालूंगी। इसमें ने देखिए, ने क्या है? ने किसका चिन्ह है? तो ने क्या है? ने इसका चिन्ह यहां देखिए लिखा है मैंने, कर्ता। तो ने जो है इसका चिन्ह है कर्ता कारक। दूसरा वाक्य है, जिसमें उसके लिए स्नेह छलकता था। तो यहां पर के लिए है, के लिए है ना, के लिए कौन कारक का चिन्ह है? तो के लिए संप्रदान का चिन्ह है। तीसरा वाक्य है, गोधूली कूद कर मेरे कंधे पर आ बैठी। पर कौन कारक है? पर, तो पर कौन कारक है? अधिकरण। अगला वाक्य है, हिरन शेर से डरता है। तो से यहां पर है, से कौन कारक है? तो अपादान कारक है। से कौन कारक है? अपादान कारक है। अंग है अरे, यह तो बहुत सुंदर है। तो अरे कौन कारक है? संबोधन कारक है। और अगला च में है, मेरी दृष्टि सोना को खोजने लगी। तो को कौन कारक है? को कारक है कर्म का। तो यह बच्चों 2 और बच गए कारक 8 हैं, 2 बच गए। एक करण जिसका चिन्ह से होता है और संबंध जिसका संबंध का की होता है। तो यहां पर बच्चों इन वाक्यों के माध्यम से हम कारक चिन्ह से परिचित हुए। कारक क्या हुआ कि संज्ञा या सर्वनाम का संबंध जिसके क्रिया के साथ संबंध, संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध जिसके माध्यम से जाना जाता है वह कारक कहलाता है। कारक के 8 भेद हैं। पहला है कर्ता, कर्ता है जो करने वाला है। दूसरा कारक है कर्म कारक, कर्ता का फल जिस पर पड़े तो कर्म है। तो कर्म का चिन्ह क्या होता है? को होता है। तीसरा है करण, करण का मतलब होता है जिसकी सहायता से कार्य होता है। जैसे से राम कलम से लिखता है, तो से क्या होगा? करण होगा। अगला है संप्रदान, संप्रदान का मतलब कि जिसके लिए कार्य किया जाए। जैसे उसके लिए दूध आया है, तो यहां पर के लिए संप्रदान कारक है। इसके बाद है अपादान, अपादान का है कि जिससे अलगाव का बोध हो, जिससे अलग होने का बोध हो। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यहां पर से शब्द जो है वो अलगाव को दिखा रहा है। तो से अपादान कारक है जिसका चिन्ह से है। फिर संबोधन, फिर है
संबंध कारक, यह राम की किताब है। यहां पर की किताब किसकी है? राम की है। तो की यहां संबंध बता रहा है, तो की यहां क्या है? संबंध कारक है। या यह राम का पुत्र है, तो का पुत्र है। पुत्र किसका है? राम का। राम का पुत्र है, तो का संबंध कारक है। फिर अधिकरण, अधिकरण का मतलब होता है बच्चों की जो आधार बताए वह कहां स्थित है, कहां है। जैसे मेरे मेज पर किताब है, मेरे मेज पर किताब है, तो किताब कहां है? मेज पर है, तो स्थान पर बता रहा है। तो पर जो है वो अधिकरण है। में भी उसका चिन्ह है। जैसे बच्चे कमरे में बैठे हैं, तो बच्चे कहां बैठे हैं? कमरे। तो कमरे के बाहर की कमरे के अंदर, तो मेज शब्द बताता है कि अंदर है। तो में और पर दो जो हैं वह अधिकरण कारक के चिन्ह हैं। और अगला है संबोधन। जैसे हे राम तुम क्या, सुनो, अरे राम तुम क्या कर रहे हो। तो हे, अरे, भो, यह शब्द जो है वह संबोधन कारक के हैं। तो इस तरह से कारक के 8 प्रकार हैं और ये 8 का अलग अलग ये चिन्ह है। तो इस पाठ में आपको कारक से भी परिचित होना है। और यहां पर जो कुछ वाक्य हैं वह वाक्य आपको कारक के बारे में जानने और समझने का मौका देते हैं। अगला प्रश्न है, कई बार 2 शब्द मिलकर भी एक शब्द बनाते हैं। कई बार होता है कि 2 शब्द मिलकर एक ही शब्द बनाते हैं। जैसे छात्र जोड़ आवास, तो क्या हो गया? छात्रावास। इसी तरह से आपको अलग अलग वाक्य बनाने, अलग अलग शब्द बनाने हैं। तो छात्र और आवास 2 मिलकर बन गए छात्रावास। तो इसी तरह से आप दूसरे शब्द के बारे में सोचिए जिसमें 2 अलग अलग शब्द हो। तो जैसे सूर्योदय, तो सूर्य जोड़ उदय, सूर्योदय। पाठशाला, पाठ जोड़ शाला, पाठशाला। विद्यालय, विद्या जोड़ आलय। तो इस तरह से कई शब्द हैं जिसमें 2 शब्द मिल जाते हैं, नजर आते हैं, 2 शब्द से मिलकर बने होते हैं। तो इस तरह से आप अलग अलग उदाहरण से 2 शब्दों से मिलकर बना एक शब्द के बारे में परिचित हुए। आप और भी शब्दों को लिखकर लाएंगे। ये आपके गृह कार्य का प्रश्न हुआ कि आप और भी शब्द को इस तरह से बनाकर लाएंगे। और दूसरा हुआ कि अनुनासिक और अनुस्वार के शब्द भी आप लिखेंगे। आप और ज्यादा से ज्यादा इस पाठ में देखेंगे और उसे नोट करेंगे। तो ये आपके गृह कार्य का प्रश्न हुआ। अगला है गतिविधि। गतिविधि में पहला है कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित पुस्तक मेरा परिवार से उनके पालतू पशु पक्षी के शब्द चित्रों की जानकारी प्राप्त कीजिए। महादेवी वर्मा की पुस्तक है मेरा परिवार, जो संस्मरण है। उसके कुछ पाठ रेखा चित्र के भी हैं, शब्द चित्र के भी हैं। आप उन पाठों को पढ़ना है और प्राप्त करिए और उसमें जो शब्द चित्र हैं उनके बारे में लिखिए कि किस पशु के बारे में, किस पक्षी के बारे में, जब उसके सौंदर्य का, जब उसके क्रीड़ा का लेखिका को वर्णन करना होता है तो कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करती है और कैसे कैसे शब्द चित्र बनाती है। तो आप इस पाठ की सहायता से
शब्द चित्र की जानकारी प्राप्त करेंगे। अगला है गतिविधि कि अधिक से अधिक लोग पशु पक्षियों से प्रेम करें। इस पर कोई छोटी सी कविता या निबंध लिखें। आपको एक कविता या निबंध लिखना है जिसके माध्यम से यह स्पष्ट हो कि पशु पक्षियों से प्रेम करें। पशु पक्षियों से प्रेम करने की प्रेरणा देने वाला कोई एक निबंध लिखना है या कोई एक कविता लिखनी है। आप ये जरूर कर गृह कार्य पूरा कर आएंगे और फिर हम लोग अब अगली कक्षा में मिलते हैं बच्चों। तो यह पाठ आपने देखा कि यह पाठ केवल सोना, केवल हिरण शावक, केवल हिरण के बच्चे की ही कथा नहीं है, बल्कि यह शब्द भंडार की दृष्टि से, व्याकरण के अन्य पहलुओं के बारे में जानने की दृष्टि से, भाषिक कुशलता प्राप्त करने की दृष्टि से, चिंतन और मनन करने की दृष्टि से कई प्रकार की जानकारी इस पाठ से मिलती है। और इसलिए सोना जो महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है, शब्द चित्र है, वह आपके लिए बहुत उपयोगी पाठ है। तो बच्चों, आज हम लोग इतना ही चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और बाहर कम निकलें। अगर बाहर आपको निकलना हो तो आप मास्क का प्रयोग करें और बाहर से घर आने पर साबुन पानी से साफ हाथ, पैर, चेहरा को अच्छी तरह साफ करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने पौष्टिक आहार लें, स्वच्छता अपनाएं, पौष्टिक आहार का सेवन करें। बच्चों, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।